दोस्तों, आज से ठीक एक साल पहले 14 अगस्त 2022 को इंडिया ने एक ऐसा लेजेंड को खो दिया जो ये सारी क्वालिटीज रखता था। उस इंसान को इन्वेंशंस में इंटरेस्ट था, वो बिजनेसमैन थे, मूवी डायरेक्टर थे, पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, इन शॉर्ट ऑल राउंडर थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इंडियन स्टॉक मार्केट के गहरे समंदर के सबसे बड़े डी वेल थे। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, द बिग बुल ऑफ इंडिया, एक ऐसा इंसान जिसका विजन इतना पावरफुल था जो किसी भी स्कैम को एक्सपोज करा सकता था। एक ऐसा इंसान जो अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलकर इंडियन इकोनॉमी को वो चीज सिखा पाया जो बहुत सी गवर्नमेंट करने में फेल हो जाती थी। वह थी इन्वेस्टिंग इन इंडिया। झुनझुनवाला जी का मानना था कि एक दिन सेंसेक्स 60,000 पॉइंट को टच करेगा, और ये प्रोडक्शन उन्होंने तब की थी जब सेंसेक्स सिर्फ 1500 पॉइंट पर था। उनका मानना था कि स्टॉक मार्केट इंडिया का वो फ्यूचर है जो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाने में मदद करेगा, इंडिया को यूएस, चाइना, रशिया जैसे देशों में कंपीट करने में मदद करेगा। और अपने ऐसी बिलीफ से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में भरोसा करते हुए अपनी पूरी लाइफ इंडियन स्टॉक मार्केट को दे दी। सिर्फ 5,000 से शुरुआत करके 45,000 करोड़ के माइलस्टोन को अचीव करने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की कहानी अपने आप में एक मिसाल है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम राकेश जी की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज पर नजर डालेंगे और सीखेंगे कि इन स्टोरीज की मदद से वो हमें क्या सीखना चाहते थे। साथ ही अपनी पूरी लाइफ में राकेश जी ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए जिनकी वजह से वो 45,000 करोड़ के फॉर्चून को बिल्ड कर पाए, और उनकी लाइफ की कुछ ऐसी अनकही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो सिर्फ आपको एक अच्छा इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेगी। चैप्टर नंबर 1, द 9-year-old बॉय हु ड्रीम बिग। राकेश जी का जन्म 1960 में मुंबई के एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में हुआ। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। मिडिल क्लास मेंटालिटी की वजह से उनके घर वालों का यह मानना था कि उनके बच्चों को एक हायर एजुकेशन और एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर एक सेफ एंड सिक्योर जॉब पकड़नी चाहिए जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होने के कारण उनके पिता घर में अक्सर फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा किया करते थे। और फाइनेंस फील्ड में होने के कारण उनका फ्रेंड सर्कल भी कुछ इसी तरह का था जो उनसे हमेशा पूछते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कितनी रिस्की है, किस कंपनी का क्या हाल है। और इन सभी बातों को चुप चुप के पर्दे के पीछे खड़े होकर वो 9 साल का बच्चा राकेश झुनझुनवाला जी सुना करते थे। अब मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने वाली एक मिडिल क्लास परिवार के श्री राधेश्याम जी झुनझुनवाला यानी राकेश के पिताजी यही चाहते थे कि राकेश अच्छे से पढ़ाई करे और बढ़िया सी जॉब पकड़ डिडेट कर सेटल हो जाए और बाद में फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। पर वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक उसी तरह 9 साल की उम्र से राकेश के मन में स्टॉक मार्केट को और इन्वेस्टिंग को लेकर इंटरेस्ट जागा और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना है। 13 साल की उम्र में राकेश के मन में स्टॉक मार्केट को लेकर और भी ज्यादा क्रेज बाज गया। और ऐसी उम्र है जिसमें हर बच्चा वीडियो गेम्स, मूवीज, टीवी, स्कूल और स्पोर्ट्स के बारे में सोचता था। राकेश जी शेयर के बारे में सोच रहे थे और वो अक्सर अपने पिता से पूछा करते थे कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसे कैसे सीखा जा सकता है, शेयर्स क्या होता है, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। उनके पिता को समझाने लगा कि राकेश को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट बायच रहा है, पर उन्हें पता था कि ये कोई नॉर्मल रियल एस्टेट या बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही रिस्की है। इसलिए जब भी राकेश कोई भी सवाल पूछते हैं तो उनके पिता उन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं देते, बल्कि उन्हें न्यूज़पेपर में बिजनेस वाला पेज पढ़ाने को कहते हैं और कहते थे कि मार्केट क्या है, ये ऊपर या नीचे कब जाती है, ये खुद ही पढ़ो और सीखो। बस इतना बोलने की देरी थी कि राकेश को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाई और धीरे धीरे उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बना सकते हैं। और फाइनली एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारी बातें वो अपने पापा को बताएं। पर वह कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि उनके फादर को पता था कि स्टॉक मार्केट में कैरियर काफी रिस्की है। न जाने कब लाखों का प्रॉफिट हो जाए और न जाने कब कटोरा लेकर सड़ी डीहक पर भीख मांगनी पड़ी जाए। इसलिए उन्होंने राकेश को सजेस्ट किया कि पहले तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो और फिर देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है या फिर नहीं। राकेश ने अपने पिता की एडवाइस को फॉलो किया और अपने सीए की पढ़ाई पूरी कर ली। राकेश अपने पिता के इस डिसीजन और उनकी गाइडेंस के लिए उन्हें हमेशा ग्रेटफुल मानते थे और उन्हें ऐसे ही बताते हुए ये भी कहते हैं कि जिन जिन लोगों को लगता है कि ड्रॉप आउट कर देने से या करियर छोड़ देने से आप सक्सेसफुल बन जाओगे, उनके जीवन की सबसे डीढ़ी गलती होती है। सीए बनने के बाद उनके माँ बाप को लगा कि अगर राकेश प्रैक्टिस करेंगे या कहीं अच्छी जॉब करेंगे, और इतने सालों में स्टॉक मार्केट का भूत उनके सर पर से भी उतर चुका होगा। पर ऐसा कहाँ होने वाला था।
राकेश सीए बनने के बाद अपने घर वालों के सामने, अपने पिताजी के सामने फिर वही से प्रपोजल लगते हैं और इस बार उनके पिताजी उनसे नाराज होकर उन्हें कहते हैं, तुम्हें रहना है तो मुंबई में रहो और जो करना है करो, मैं तुम्हें अपनी जेब से एक पैसा नहीं दूंगा। स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए खुद ही कमाओ और खुद ही लगाओ। राकेश उन वर्ड को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं क्योंकि वो खुद भी अपने पिताजी से पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। तो मात्र 5,000 रुपए लेकर 1985 में राकेश अपने सफर पर निकल पड़ी देते हैं और बीएसई सेंसेक्स के बाहर जाकर खड़ी डीए हो जाते हैं और लोगों को, इन्वेस्टर्स को, बुल्स को, बियर्स को, सबको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और उन 5,000 के स्टॉक्स परचेस करके अपनी स्टॉक ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, द इन्वेस्टिंग किंग। अब राकेश अपनी जर्नी शुरू तो कर चुके थे, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनके सामने आ रही थी वो थी कैपिटल की। राकेश जी के पास ट्रेनिंग के लिए फंड्स काफी कम थे, इसलिए उन्होंने अपने बीडे भाई, जो खुद भी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनसे मदद मांगी। राकेश की मदद के लिए उनके भाई ने उन्हें 2 क्लाइंट्स दिए हैं। अब उन क्लाइंट्स को राकेश पर कहाँ भरोसा होने वाला था, पर जब राकेश ने स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें समझाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि इस बंदे में कुछ तो बात है। उन दिनों एफडी वगैरह में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता था, वो था 10% के अराउंड, और राकेश ने अपने क्लाइंट्स को वादा किया कि उन्हें 18 से 19% का रिटर्न अर्न करके देंगे। उनमें से एक क्लाइंट ने राकेश को 2.5 लाख रुपए दिए और एक ने 10 लाख रुपए, और अब बारी थी अपनी नॉलेज के बेस पर अपनी लाइफ की पहली और सबसे बेडी बेट खेलने की। 1983 से 1985 के बीच ग्लोबल टी मार्केट इंडस्ट्री में काफी उछाल देखने को मिला था। पूरी दुनिया में जहां चाय की मार्केट काफी ठंडी पीडी थी, वो सडनली तेजी से रिवाइव करने लगी और टी की बिगेस्ट सप्लायर होने की वजह से इंडियन टी कंपनीज को काफी फायदा होने वाला था। राकेश जी ने इस ट्रेंड को स्टडी किया और उस समय की, या कह लो कि आज की सबसे फेमस टी कंपनी पर पैसा लगाया, जिसका नाम था टाटा टी। क्लाइंट से मिले पैसों से और अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट से उन्होंने टाटा टी के 5,000 स्टॉक्स खरीदे। तब जब उनकी प्राइस 43 रुपए थी, पर सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर टाटा टी का प्राइस 43 रुपए से 143 तक पहुंच गया और उनकी इन्वेस्टमेंट डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई। उनके पहले इन्वेस्टर्स, जिन्होंने उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे, वो कहते हैं कि उस दिन मैंने राकेश को 10 लाख रुपए का एक चेक दिया और 3 महीने बाद राकेश ने मुझे पूरा का पूरा भरा हुआ ब्रीफ केस दे दिया। अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बाद राकेश का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा और अब वो रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद राकेश सभी लोगों की नजरों में आने लगे और उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू किया। उन्हें इसी बीच काफी अच्छे क्लाइंट्स भी मिले और 1987 में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए कमा भी लिए थे और उनकी नेटवर्क इंक्रीज होकर 1 करोड़ पहुंच चुकी थी। और 1987 में, यानी 27 साल की उम्र में, उन्होंने शादी कर ली रेखा झुनझुनवाला जी से। और इसी बीच उन्होंने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हुए सीसागोए, यानी जिसे आप वेदांता इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके 4 लाख शेयर्स 28 के प्राइस पर बाय किए और क्रेजीली शेयर का प्राइस इंक्रीज होता रहा और उनकी नेटवर्क देखते ही देखते दुगनी हो गई। चैप्टर नंबर 3, सम रिस्की बेट्स। 1989 तक राकेश जी की स्टॉक मार्केट में टूटी बोलने लगी थी और सेंटर में गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह की, जो उन दिनों काफी चर्चा में थे क्योंकि उनके फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मधु दंडवते फाइनेंशियल बजट क्लियर करने वाले थे, जिसके तहत सभी लोगों ने, इन्वेस्टर को यही लग रहा था कि ये बजट सिर्फ सोशल कोर्स के लिए होने वाला है। बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए इस बजट में कोई बेनिफिट नहीं है। ये रूमर्स आने लगे कि बहुत सारी कंपनीज का दिवाला निकलने वाला है, पर इन्हीं रूमर्स की वजह से सभी लोगों ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। राकेश जी बताते हैं कि उन दिनों सभी लोग सिर्फ शेयर बेचने के लिए ही उन्हें फोन किया करते थे, पर राकेश जी का मानना था कि ये बजट बिजनेस फ्रेंडली होने वाला है क्योंकि वीपी सिंह एक व्यापारी रह चुके थे और जहां सब शेयर्स बेच रहे थे। राकेश जी ने हैवी इन्वेस्ट किया, यहां तक कि अपनी वाइफ के लाख कहने पर भी उन्होंने घर में एसी भी नहीं लगवाया। इसका रिजल्ट दिखा। अगले 6 महीनों के अंदर राकेश जी की प्रिडिक्शन सही साबित हुई और उनकी 2.5 करोड़ की वेल्थ इंक्रीज होकर 40 करोड़ के आसपास हो गई थी और धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टिंग टेक्निक को लोग मानने लग गए। और इसके बाद साल 2003 में उन्होंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जिसका प्राइस उन दिनों सिर्फ 3 रुपए था और राकेश जी ने उस कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को खरीद लिए थे। लोगों ने उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, पर दोस्तों वो शेयर कोई और नहीं बल्कि टाइटन कंपनी शेयर था। बैंगलोर में 2 दिन बिताने के बाद 27 से भी ज्यादा ज्वेलर्स और वॉच मेकर एग्जीक्यूटिव से मीटिंग करने के बाद राकेश जी ने अपने करियर की सबसे बड़ी डिबेट खेली और मामूली से 3 रुपए वाले स्टॉक की कंपनी में उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन देखा और उन्हें लगा कि इसके तनिष्क और वॉच ब्रांड इंडिया में नया रेगुलेशन ला सकते हैं, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे बढ़कर 10 से 100 हुआ और 100 से 500, 500 से 1000 और आज की डेट में टाइटन कंपनी का स्टॉक प्राइस 3100 रुपए से भी ज्यादा है। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम राकेश झुनझुनवाला। राकेश सर हमें अपनी स्टोरी से काफी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स देते हैं।
लेसन नंबर 1, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों, राकेश जी से बड़ा रिस्क टेकर तो कोई नहीं हुआ। 5,000 रुपए लेकर घर से निकले, 1985 में टाटा टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 25 लाख कमाए और फिर 1989 में उन 25 को इन्वेस्ट करके 2 से 3 करोड़ रुपए की वेल्थ बनाई। पर राकेश जी रिस्क लेने के बारे में एक बात हमेशा कहते थे, यू शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स एंड प्रिजर्विंग कैपिटल। यानी एक अमीर आदमी अमीर तभी बन सकता है जब वो कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सके और अपने पास रखे पैसों को भी प्रिजर्व कर पाए। अब हमारे आजकल के यूथ की प्रॉब्लम क्या है? ना कि सक्सेस कल के कल चाहिए, इसलिए जो अच्छा सुना उसमें बिना कुछ सोचे समझे सारा पैसा लगा के बैठते हैं। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले राकेश जी उस कंपनी को पूरा एनालिसिस करते थे, जिससे उस कंपनी में अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी कंपेटिटर्स कौन है, ब्रांडिंग वैल्यू कैसी है, वर्ड ऑफ द माउथ कैसा है, कैपिटल और डेट कैसा है। इन सभी चीजों को देखने के बाद उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो अगर आपने भी रिस्क टेकिंग की क्वालिटी है तो सबसे पहले कैलकुलेट करो कि आप कितना पैसा किधर लगा सकते हो। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है इनिशियल स्टेज के लिए, फिर धीरे धीरे सीखकर आप भी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। लेसन नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। राकेश जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार उनके पास एक लेडी आई और उन्होंने राकेश जी से पूछा कि ये वाला स्टॉक्स कैसा रहेगा। इन्वेस्ट करने के लिए राकेश जिन्होंने एडवाइस दिया कि 12 से 15% के इंटरेस्ट से आपका पैसा 3-4 साल में डबल हो जाएगा। इस पर वो लेडी शॉक्ड हो गई कि 3-4 साल इतना लेट। तो राकेश जी ने जेब से एक पर्ची निकाली और उस पर रेस कोर्स का पता लिख दिया और कहा कि कल के कल डबल चाहिए तो घोड़ों की रेस में पैसा लगाइए मैडम, स्टॉक मार्केट में आपका कोई भी काम नहीं है। राकेश जी का कहना है कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर 40 साल में जाकर मिलियनेयर बना। उसकी वेल्थ पर भी उसको मैक्स टू मैक्स 20 से 22% का ग्रोथ मिला था। लेकिन हमारे यूथ को तो कल के कल ही अमीर बनना है, तो भाई फिर घोड़ों की रेस में ही पैसा लगाऊं। इन्वेस्टिंग वगैरह आपके बस की नहीं है। स्टॉक्स या इंडेक्स फंड से कंपाउंडिंग का पावर एंजॉय करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग उतनी तेजी से ग्रो करती है जितना ज्यादा टाइम बढ़ता रहता है। बस जरूरत है तो डिसिप्लिन के साथ फुली इन्वेस्टेड रहने की, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स फंड में SIP। लेसन नंबर 3, फिलैंथ्रोपी एंड गिव इट बैक। आर्ट ऑफ एक्वायरिंग के साथ साथ झुनझुनवाला जी में आर्ट ऑफ गिविंग भी था। इनकी जैसी पर्सनालिटी शायद ही इंडिया का दोबारा कभी मिल पाए, जो सिर्फ दोनों हाथ से लेना नहीं बल्कि एक हाथ से कमाना और दूसरे हाथ से बांटना भी जानता था। 56 की एज में उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि वो अपनी 25% की वेल्थ को चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। उनके पिता ही उन्हें हमेशा कहा करते थे कि तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे सिर्फ तुम ही फायदा होता है, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में भी दिया करो। राकेश बताते हैं कि उनके पिताजी उन्हें काफी फोर्स किया करते थे और उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही जरूरी है। एक सही देशभक्त वही होता है जो अपने साथ साथ देश की भलाई में बिलीव करे। राकेश जी ओवर देयर स्कूल एजुकेशन सेंटर्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को, NGO को, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को काफी सहायता करते थे। लेसन नंबर 4, द टेल ऑफ चॉइस बिटवीन वेल्थ एंड हेल्थ। एक अमीर से अमीर आदमी भी तब गरीब बन जाता है जब उसे पता लगता है कि मैंने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दिया। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हो। वेल्थ किसे अच्छी नहीं लगती और वेल्थ से हर वो चीज खरीदी जा सकती है जो आपको हेल्दी बनाती है, पर असल में आपको आपका पैसा नहीं है बल्कि आपकी हैबिट्स ही हेल्थी बनाती है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है। मोस्टली अमीर और रईस लोगों के अंदर हार्ट डिजीज, मेंटल अनवेलनेस, BP और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। उनकी रॉन्ग ड्रिंकिंग हैबिट है। और 14 अगस्त 2022 को उसी शॉकिंग न्यूज ने सबको हिलाकर रख दिया जब हमें पता चला कि मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने के कारण राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया। स्टॉक मार्केट के जायंट मैमथ कहे जाने वाले हैं झुनझुनवाला जी। 62 साल की एज में हम सबको छोड़कर चले गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अनहेल्थी हैबिट्स और हेक्टिक वर्क लाइफ की वजह से। यहां तक कि उन्होंने डॉक्टर्स को यह तक कहा था कि जब मेरा आखिरी टाइम आए तो मुझे सिर्फ 3 घंटे की मोहलत दे देना काम करने के लिए। राकेश जी को जब तक ये बात रियलाइज हुई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और इसलिए वो कहते हैं, ना मेरी जैसी गलती कभी आप मत करना, जितना हो सके अपनी फैमिली को, अपने लॉर्ड वंस के साथ निभाना और उनके साथ साथ आप अपने आप को ट्रू फाइनेंशियल और मेंटल हैप्पीनेस देना।